तो एक जवान लड़के और ज्योतिषी के बीच में एक शर्त लगती है कि अगर वो लड़का इलाहाबाद से कानपुर कल चला गया तो ज्योतिषी अपने इतने साल का ज्योतिष को छोड़ देगा। इतनी बड़ी शर्त लगाई थी ज्योतिषी ने, और लड़के ने शर्त इसलिए लगाई थी क्योंकि उसे भरोसा था खुद की जवानी पर, खुद की ताकत पर। तो अगर आप भी ज्योतिष को नहीं मानते हो तो ये स्टोरी में आपको बहुत मजा आने वाला है। भाई स्टोरी में होता ही है, थोड़ा सा मैं इसको समझने के लिए क्लियर कर देता हूँ। देखो ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल इवेंट है जो हुआ था सुशील कुमार के साथ। और इसमें जो ज्योतिषी हैं उनका असल में नाम है डॉक्टर असाम। इसमें मैं ज्योतिषी ही सिंपल बोलूँगा, और उस बच्चे का नाम जो कि जवान लड़का उसका नाम मैं केवल लड़का ही बोलूँगा, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। और एक असल ना कहानी हुई है इलाहाबाद में 1960 के आसपास की ये कहानी है, और सुनने में आपको बहुत मजा आने वाला। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा चाहिए ना, अलग सा कंटेंट सुनने के लिए, बहुत बेहतरीन कहानी है, एक रियल इवेंट का। तो होता ही है, एक लड़का ही मिलता है ज्योतिषी, वो बोलता है कि भाई मैं कल कानपुर जा रहा हूँ सुबह सुबह की ट्रेन से, और ज्योतिषी इसको बोलता है कि तुम कल जा नहीं पाओगे। लड़का अपनी जवानी में बोलता है ऐसा कैसा हो सकता, मैं जाऊँगा और जाकर लाऊंगा। ज्योतिषी बोलता आपकी ग्रह नक्षत्रों का योग नहीं है। तो ये लड़का कहता है कि आखिर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो मेरे को रोक पाएंगे, आखिर ऐसे कितना ग्रहों में था मैं जो एक पुरुष के पुरुषार्थ पर भाई अपना वो करता है। और जवानी का लड़का होता तो अपनी अहंकार में भी होता है जवानी के जोश में। ज्योतिषी बोलता है कि अगर तुम कल इलाहाबाद से कानपुर पहुंच गए तो मैं अपनी ज्योतिष छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी वो शर्त लगाता है उस लड़के से। लड़का भी ठान लेता है। अगले ही दिन उस लड़के को कानपुर के लिए निकलना था, तो वो तैयारी अपना शुरू कर देता है। वो अपना दिमाग लगाता है, कहता है ज्योतिषी ने बोला हुआ है कि मैं कल जा नहीं पाऊंगा, यानी सबसे पहले तो मैं उठने का प्लान लगा। उठने का प्लान से वो कहता है कि कल सुबह, हाँ, उस जो लड़का जो होता है, मैं देखो बार बार सुशील कुमार नहीं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सुनने में भी आपको अजीब लगेगा इधर मैं अगर डॉक्टर उसका नाम पूरा बोलूँगा, क्योंकि वो ज्योतिषी है, बट उसने हिंदी लिटरेचर में प्रोफेसर पद को प्राप्त किया हुआ है। तो मैं एग्जैक्ट नाम बार बार रिपीट करूँगा तो तुम्हें सुनने में भी अजीब लगेगा, इसलिए मैं सिंपल बोलूँगा यहाँ पर, वो लड़का जवान और ज्योतिषी, क्योंकि हमारे पास दो ही है और स्टोरी को भाई सुनने में मज़ा आना चाहिए। तो वो जवान लड़का अपना तैयारी करता है, कहता है कि यार सुबह को उठना है, 5:30 की ट्रेन है, 5:30 की ट्रेन है ना, मैं 4:30 बजे तक एकदम पहुँचूँगा उस जगह पर, स्टेशन पर। सुबह 4:30 बजे पहुंचने के लिए वो बंदा क्या करता है, क्योंकि उस टाइम पर अपना ये और टाइप की वॉचेस तो होते थे फ़ोन वोन में, अपना घर के सारी घड़ियों को 1 घंटा आगे ट्विस्ट कर देता, क्योंकि ये वो टाइम था 1960 का जब आप इतने सुबह निकलते तो आपके पास बहुत कम संसाधन होते थे। वो अपना ये करता अगर घर से निकलूँगा इतना सुबह, क्योंकि 4:30 बजे उससे निकलने के लिए और सुबह उठना पड़ेगा और सुबह तैयारी करनी पड़ेगी, पूरे घर का ही टाइम सेट कर देता। तो जब सुबह उसके घर वाले उठते हैं उसके साथ में, तो वो लोग देखते हैं बाहर। अब देखो आज के जितना मॉडर्न टाइम नहीं था, बाहर ऐसा नहीं होता था कि बहुत लाइट वाइट हो रही है, या खंभों पर भी अपना बिजली के खंभों पर लाइट वाइट बहुत लिमिटेड होता था। और 1960 के आप आज से 20 साल पहले का देख लो, अगर जो भी थोड़े बहुत भी इसमें जानकार लोग होंगे ना, वो रिलेट कर पा रहे होंगे, 10 साल वाले भी रिलेट कर पा रहे होंगे, गाँव के हैं वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। भाई बहुत लिमिटेड लाइट आती थी बचपन में। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है यार, हम लोग छत पे सोते थे। जितने भी अभी जो 20-25 साल के होंगे ना, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। हम सभी लोग यार छत पर सोते थे अपने कजन्स के साथ में, और अपने जो भी चाचा ताऊ के जो बच्चे होते थे। आज के टाइम हाँ सभी लोग अंदर ही सोते, बट भाई हम लोगों ने भी वो फेस देखा हुआ। तो ये तो 1960 के टाइम की बात चल रही है। कितना मुश्किल होगा उस टाइम पे एग्जैक्ट, तो भाई तुम खुद दिमाग लगाते थे। अगर उसने 1 घंटा आगे भी घड़ी कर दी, क्या तुम्हारे पास टाइम को मेजर करने का तरीका है? बेसिकली हाँ हो सकते हैं तरीके, भाई बहुत रेयर है, पर नॉर्मली तो आप नहीं लगाने वाले हो ना उतना दिमाग। अगर आज रात कोई तुम्हारे घर की घड़ी जो है 1 घंटा आगे कर जाता है, मान लो आपके पास नहीं है इतना, आप फ़ोन में या फिर किसी और से अपना वो चेक नहीं कर पाओ, इसकी भी चोरी पकड़ी जाती है। वेट का जिसके दिमाग में आ रहा है कि भाई मेरे पास है सॉल्यूशन, भाई वेट करो इसकी भी चोरी। तो सुबह ये भाई अपना सभी घर का अपने सारी घड़ियों का टाइम चेंज कर देता। सुबह उठ जा 4:30 बजे भाई निकल जाता घर से। इसके घर से जो स्टेशन होता वहाँ तक के रास्ते के बीच में 3 चौराहे पड़ते हैं।
रास्ता होता है काफ़ी लंबा, ये 4 किलोमीटर का रास्ता होता है। तो ये पहले तो डिसाइड करता है कि भाई मैं अपना पूरा पैदल ही पार करूँगा। तो जब ये घर से निकलने वाला होता क्या है, ये देखो जो ज्योतिष ने बोला हुआ है, पूरी इसकी तैयारी हो गई है। घर से ही जैसे ही निकलता, घर की जो लास्ट सीढ़ियाँ, घर से हम जब उतरते हैं ना, तो हमारे घर में कई बार जो ऊँचे घर होते हैं उनके 2-3 सीढ़ियाँ हो, जो घर की लास्ट सीढ़ी होती है उस पर इसका पैर नहीं रखता, बल्कि डायरेक्ट नीचे रख देता है, जिस कारण इसके पैर पे आ जाती है मोच। मोच जो आती है, इसकी माँ खड़े हुए देख रही होती देख पर, क्योंकि जब हम लोग जा रहे होते तो माँ अक्सर हमारी एक तरफ विदा करती है। तो वहाँ उसको बिल्कुल ये नहीं दिखाता है कि इसको चोट आई है, मोच आई थी बहुत तेज़ से, तब ये दिखाता नहीं है और अपना बाएं करके वहाँ से चल पड़ता है। अब मोच का दर्द जो धीरे धीरे ये चलना शुरू करता है ना, तो वो बढ़ना शुरू होता है। थोड़ा सा कदम और आगे बढ़ाता, हर जो चलने का कदम होता है उसके साथ वो दर्द बढ़ रहा होता। लेकिन इसके दिमाग में जो ठाना हुआ है ना कि भाई उस ज्योतिषी को तो मेरे को नीचे दिखाना है, उसको तो मेरे को दिखाना है कि भाई मैं आज पहुंच के रखूँगा। उसने ये कैसे बोला कि भाई ग्रह डिसाइड करेंगे, ग्रह होते कौन है। ये चीज़ इसके दिमाग में एकदम ठनी हुई, तो लगातार अपना चलना जारी रखता है। चलते सीधे पहले चौराहे पर पहुँचता है। तो होता ही है क्या, मतलब आज से कुछ टाइम पहले तक का भी हमने भी देखा हुआ अपने नानी के टाइम में, जो चौराहे होते थे ना, वहाँ पर अक्सर आपको रिक्शे वाले मिल जाते थे। रिक्शे वाले आपको सुबह सुबह रात में भी कई बार दिख जाते थे, वो अपना रिक्शे पे ही सोते हैं ज़्यादातर लोग, वो लोग। तो इसने प्लान बनाया हुआ था कि यार मैं पहला वाला चौराहे तक तो जाऊँगा पैदल, और उसके बाद रिक्शा पकड़ के मैं आगे पहुँचूँगा। अगर वहाँ पर की रिक्शा नहीं मिला तो मैं तीनों जो चौराहे पड़ेंगे ना भाई, मैं पैदल पार कर लूँगा, आराम से पार हो जाएंगे, दौड़ते भागते चलते हुए। अब टाइम से 5:30 बजे की जो ट्रेन है मैं पकड़ लूँगा, अगर कोई रिक्शा नहीं भी मिला। अब क्योंकि पैर में चोट लगती है, अब दर्द हो रहा, तो ये पहले जब चौराहे पर पहुँचता है तो इसको होता नहीं है पहले चौराहे पर ज़रूर रिक्शा मिले। लेकिन आज मज़े की बात ये होती है कि भाई उस चौराहे पे ना एक सिंगल रिक्शा नहीं होता है। इसको लगता तो है बड़ा अजीब सा कि यार वैसे तो हर बार जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी है, जब भी मैंने किसी से सुना है, इस चौराहे पे मिलते ही है रिक्शे वाले, आज क्यों नहीं। क्योंकि पैर में दर्द जो है ना, वो जो चल के आया और बढ़ चुका है। मोच के बाद जो चला तो जाता ही नहीं व्यक्ति से, तब भी वो अपना चलता हुआ आया तो दर्द और बढ़ गया। कहता यार टाइम तो है, ट्रेन को आने में टाइम है, थोड़ा सा बस 5 मिनट वेट कर लेता हूँ, क्या पता इतनी देर में कोई रिक्शा वाला भी आ जाए। रिक्शा वाला आ जाएगा तो मैं चल के निकल जाऊँगा। तो ये 5 मिनट वहाँ पर बैठता है, 5 मिनट बाद भी नहीं आता तो 5 मिनट और इंतजार करता रहना। यार 5 मिनट में क्या ही जाएगा, 10 मिनट इसको इंतजार करते करते वहाँ हो जाते हैं, कोई रिक्शा वाला नहीं आता है। अब जो उठता है ये, तो इसकी चीख निकल जाती है। क्यों? जो ये पैर को अपना लेके चल रहा था, जब तक वो मूवमेंट में था तब तक तो सब कुछ सही था। अब जब वो बैठ गया बनता, तो वही होता है ना कि भाई जब तक तुम भाग रहे हो सही है, लेकिन अगर रुक गए फिर तुम्हारा भागने का मन नहीं होता। सेम इसी के साथ हुआ, अब इसका चलने का मन ही नहीं हो पा, लेकिन मन में वो ये ना कि ना ज्योतिषी की बात को तो गलत ठाक करना। अभी मन को थोड़ा सा अपना शक्तियों को रोकता है कि नहीं यार, जो भी है मेरे को अगले चौराहे पर पहुँचा, अगले चौराहे पे तो जरूर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और वो चौराहा बड़ा होता है तो इसकी उम्मीद ज़्यादा होती है उस चौराहे से। वहाँ से अपना चलना शुरू करता है, दर्द उसको बहुत हो रहा होता है, बट वो कहते हैं ना कि जब आपका किसी को नीचे दिखाने वाला या कहो तो जीतने की जो इच्छा होती है, वो आपके हर दर्द को काबू करने की ताकत रखती है। भाई एथलीट बनता है कैसे लगते, एथलीट का यही तो होता है ना कि भाई बहुत सारे इसमें ओपिनियन होंगे, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ कि यार उसको एक लेवल पर पहुंचना, उसको एक कुछ चीज़ या तो प्रूव करनी है या फिर उसको खुद के लिए करना, बट उसका है कुछ ना कुछ माइंडसेट हैती है। सेम वे में इस बंदे का इतना माइंडसेट किया है कि यार मेरे को इस ज्योतिषी को गलत साबित करना है। भाई ये कौन होता है मेरे को ये बोलने वाला है भी तू कानपुर नहीं जा पाए, बजाय तू तेरा जो डिसीजन है वो ग्रह नक्षत्र डिसाइड करेगा। इसका ये विज़न के अंदर अपना चलता है जाता। अब दर्द तो बहुत होता है, बट जैसे तैसे अब जब दर्द ज़्यादा बढ़ रहा होता है ना, तो ये सिंगल पैर मतलब लंगड़ा जैसे चलते हैं ना, सिंगल पैर पे चलने लगता है। क्योंकि पैर जब भी रखता था, अगर आपको मुँह चाहिए हो तो पता होगा, जब ये पैर का जो एड़ी होता है ना, जब टच होता है पूरा सरफेस से, बहुत दर्द होता है भाई उस टाइम। सेम पे जब इसका टच होता था ना हर चलने के साथ में पैर की एड़ी ज़मीन से, दर्द बहुत हो रहा था। तो ये रेस्ट करने के लिए क्या है अपना वो पैर को उठा लेता, तो एक सिंगल पैर से ही अपना चल रहा था।
ऐसे ही करके चलता, फिर बीच में जब दर्द कुछ हल्का होता तो एक पैर फिर ज़मीन पे टिकाते हुए चल रहा था। मतलब दर्द बहुत तेज हो रहा है और हर चलने के साथ बढ़ रहा है। बनना तो आ रही है इसके रुकना, लेकिन वो ये अपना साबित करने वाली बात के कारण लगातार चल रहा। अब जैसे तैसे घिसते फिरते उठते पड़ते भाई पहुंचता है दूसरे वाले चौराहे। यहाँ टाइम हो चुका होता है 4:50। टाइम बहुत ज़रूरी है। वहाँ पहुँचता देखता 3 रिक्शे वाले खड़े हैं। उसको थोड़ी सी उम्मीद आती दिल में कि यार थैंक गॉड वो ही तो मिले। 3 रिक्शे वाले इसको सामने देखते हैं और 2 से पूछता है। 2 सीधे 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 मना कर देते भाई, सीधे कन्नी काट देते। इससे कहता भाई हम नहीं जा रहे। तीसरे वाले से पूछता है तो तीसरे वाला बोलता है कि भाई मैं चल तो दूंगा लेकिन 5 रुपये लगेंगे। देखो भाई थोड़ा सा मैं कंपैरिजन के लिए बता दूँ, जो ये स्टोरी है इसमें बोला जाता है कि उस जगह से स्टेशन की दूरी के नॉर्मली 12 आने लगते थे, बट अभी के टाइम में वो रिक्शे वाला 5 रुपये मांग रहा है। मतलब डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो इसका जो स्टोरी है इसमें बंदा बोलता भी है कि यार अमीर लोगों को तो आपने लूटते हुए देखा होगा, लेकिन गरीब लोग भी ना समय आने पर लूटते। देखो स्टोरी जो है ना ये बहुत अलग सा मोरल देके जाती है और मैं मानता हूँ हर कोई इस बात से रिलेट कर पाएगा। देखो कई हद तक वो चीज़ें चलती है समाज में तो हर कोई रिलेट कर पाएगा। मेरा ऐसे किसी को नीचे दिखाने का, किसी को टारगेट करने का मकसद नहीं। वो बोलता है कि यार आज ऐसी परिस्थिति है कि भाई मेरे पैर में चोट लगी हुई, इसने देख लिया है, इसलिए ये रिक्शे वाला मेरे से इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा है। और आपने भी देखा होगा चाहे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या फिर कर्मचारी हो, अगर इनको ये पता लग जाता है कि आपका काम ज़रूरी है और अभी होना है, ये लोग अपने प्राइस बढ़ा देते हैं। होता है, देखो मैं यहाँ पर किसी को गलत या सही नहीं ठहराना चाहूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ये होता है और आप लोग भी इसको मानोगे। तो इसी वे में कहता है कि यार दिक्कत तो है बट क्या करें, करना पड़ेगा। ये 5 रुपये देने को तैयार हो जाता बंदा, कहता है ठीक है भाई तुम मेरे को पहुँचाओ। अब इस चीज़ से भी वापस देखना तुम रिलेट करोगे। अब ये बोलता है उससे रिक्शे वाले से भैया कि भाई चलो मेरे को जल्दी पहुँचाना है, 5:30 बजे मेरी ट्रेन है, प्लीज़ जल्दी चलो। रिक्शे वाला पता है क्या करता, उठता है थोड़ा पानी वानी देखता है, पानी नहीं मिलता तो ये बोलता भैया जल्दी चलो मेरे को पहुँचना है स्टेशन। रिक्शे वाला जेब में से ना बीड़ी निकालता, 2-4 मारता उसके कश। उसके बाद में अपना धीरे धीरे वो जो चद्दर ओढ़े लेटा हुआ था, गमछा है चद्दर जो भी करो, उसको तय बनाता है, जो रिक्शे की सीट होती है उसके नीचे रखता है। तो ये बोलता है भैया चलो यार मेरी गाड़ी निकलने वाली है, 4:50 हो चुके हैं और 55 हो चुके हैं। अब जाकर रिक्शे वाला बैठता है, इनका रिक्शा चलता है। टाइम बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ये जो है जब 5:10 रुकते हैं, ये अपना रिक्शे वाले को टकटकाता, भैया जल्दी चलो मेरी ट्रेन निकल जाएगी और अभी रास्ता है लंबा काफ़ी। अब भैया जो है अपना रिक्शा का जब तेज करते हैं तो अचानक झटका लगता और रिक्शे की चैन उतर जाती है। अंधेरे का टाइम है भाई, जैसे तैसे ये थोड़ा वो माचिस की तीलियों से थोड़ा उजाला उजाला करते हैं, जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से चैन चलाते हैं। 5 मिनट और कुक के अब जो टाइम एग्जैक्ट हो चुका है वो हो चुका है 5:15। इस लड़के के ना दिल में इतना मतलब वो होता है, बहुत वो चिल्ला होता है वो बात, और तुम भी रिलेट कर पाओगे। तुम्हें कहीं टाइम पर पहुँचना और इतना ज़्यादा टाइम, मतलब समस्या पे समस्या आई जा रही है। एक बार चैन उतर चुकी है, 5:15 हो चुके हैं, ये वापस चैन चढ़ चुकी है। अब ये रिक्शा चल रहा है और ये बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में इसके चल रहा है कि यार 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट ही मेरे को वहाँ पहुँचने में लगेंगे, 5 मिनट टिकट बैंक लगेंगे। देखो भाई अभी के टाइम में ट्रेन जो है ना हमारी लेट सवेर होती रहती थी, उस समय ट्रेन है काफ़ी एग्जैक्ट टाइम पर चलती थी, क्योंकि उतना ज़्यादा रश नहीं होता था, उतना ज़्यादा ट्रेन भी नहीं थी और लोग भी उतना ज़्यादा नहीं करते थे ड्राइवर, तो ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पर चलती थी। तो ये कैलकुलेट करता है कि अभी 15 मिनट तो मेरे को जाने में लगेंगे, 5 मिनट टिकट खरीदने में लगेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 5 मिनट जो टिकट वाले ना उसको हटाता हूँ, मैं डायरेक्ट जो ही ट्रेन में चलूँगा, जो भी होगा ना अगर पकड़ा गया देखा जाएगा, बट
मेरे को आज कानपुर भी पहुंचना है। ये जो है अपना बोलता भैया से कि भैया चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। भैया अपने वही रफ्तार से चल रहे होते हैं। जब भाई 5 मिनट और निकल जाते हैं, यानी अब जो 5:20 हो गए, ये भाई तक तक आना शुरू बढ़ता पीछे कि भैया जल्दी रहो, 5:30 पे ट्रेन है और तुम इतना धीरे धीरे चला रहे हो। अब इस टाइम पे ये लोग ढलान पर होते हैं। अब भैया भी बार बार कोई टोके ना, तो भैया को भी, रिक्शे वाले भैया को भी गुस्सा आता है और रफ्तार बढ़ा देते हो। अचानक फिर से साला चेन उतर जाती है। ये लड़के का दिमाग बड़ा ख़राब हो जाता है यार, साला यार क्या ये बोल भी देता उससे कि भैया क्या है तुम्हारा रिक्शा, बार बार इसकी चैन वैन उतर जाती है। बोलता अरे बाबूजी तेज़ चलवाओगे तो यही होगा, अभी कोई हवाई जहाज थोड़ी है, धीरे धीरे चलने वाली ये रिक्शा है, इसको तुम इतना तेज़ चलवाओगे तो चेन तो उतरेगी। अरे चलो चलो कोई बात नहीं यार, तुम इसका वापस चेन चलाओ। अब भैया रिक्शे वाले रुकते हैं, वापस फिर से चेन चलाते हैं। 5 मिनट इनके और 5:25 हो गए, 5:30 की ट्रेन है। वापस बैठता है रिक्शे में, वो फिर से कहता है कि भैया जल्दी लेके चलो। रिक्शे वाला कहता है ठीक है अभी पहुंचा दूँगा बोतल। जैसे तैसे करते हुए ये 5:30 पर वहाँ पहुँचता है और जो टीटी होता है ना गेट पर, उससे ही खड़े हुए पूछता है कि भाई साहब कानपुर जाने वाली ट्रेन कितनी देर में आने वाली है। टीटी होता आने वाली नहीं है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो है ना आपको सीढ़ी चढ़ के जाना होता है, और सीढ़ी से मतलब यहाँ से आप प्लेटफॉर्म 1 से चढ़ोगे, पूरा अपना वो पूरा पार करोगे, देन उतरोगे, तब आपको जाके ट्रेन मिलेगी। इसके पैर में मूंछ आई हुई है, दर्द है, सूजन है बैठने के कारण। तब भी बंदा हार नहीं मानता, देखता है ट्रेन सामने खड़ी है, जैसे तैसे पैर को अपना पकड़ के वो कहते हैं ना कि लास्ट होप तुम्हें दिख रही है, सामने ट्रेन है, तुम पूरी ताकत लगा दो। पूरा सीढ़ियों को चढ़ता है और ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता, तभी ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ और ट्रेन चलना शुरू कर देती है। ट्रेन इधर धीरे धीरे मूव कर रही है। बंदा अपना जितना क्विक कर सकता है वो उतना क्विक मूव कर रहा है, लेकिन ट्रेन नीचे मूव कर रही है। ये अभी भी पुल पर है, ट्रेन नीचे जा रही है, ये पुल पर है, ये जा रहा है। जब तक ये सीढ़ियों के मिड में पहुँचता है ना, ट्रेन अपनी फुल रफ्तार पकड़ चुकी है, और उसके साथ ना इसकी पूरे एफर्ट्स अभी तक के इतना जो संघर्ष, इतना जो मेंटल अपना बना के स्टोरी के आया हुआ था, धरा दे जाता है और ये सिर पकड़ के बैठ जाता है वहां पर बीच सीढ़ियों। इसके सदमे का तुम ऐसे अंदाजा लगा लो यार, इतना एफर्ट्स डाल के बंदा आया हुआ था, इतना उम्मीद लेके कि भाई मैं आज कानपुर पहुंचूंगा, मेरे को वहाँ पर ट्रेन से पहुंचना है और मैं उसको साबित करूँगा। आँखों के सामने से निकल गई ट्रेन। सन में भाई अपना एक घंटे बैठे रहता है, 6:30 बज जाते हैं, वही तो मैडन आता, तब उठता है और घर पर आता है। घर पर आता है तो घर पर डांट पड़ती है, क्योंकि अब तक इसका जो 1 घंटा इसने टाइम आगे मूव किया हुआ है उसका घर वालों को पता लग जाता है। तो वो भी बहुत डांटते कि भाई तूने ये क्यों करा, क्या कारण था, कोई समस्या थी। और ये कुछ नहीं बोलता, सबकी डांट सुनता रहता है, बैठा रहता है, क्योंकि इसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर मैं उस ज्योतिषी से मिलूंगा किस मुंह से, आखिर वो मेरे को देखकर हंसेगा और कितने गलत तरीके से हंसेगा कि भाई तू तो बहुत टशन में बोल गया था, तो मेरे से स्तर तो लगा के गया था, कहाँ गई तेरी जवानी, कहाँ गया तेरे अंदर का वो पुरुषार्थ, कहाँ गया वो तेरे अंदर का दम, जिसके बल पर तू ग्रहों को चुनौती देने चला था, मेरे इतने पुराने ज्ञान को, इतने पुरानी संस्कृति को चुनौती देने चला हुआ था। अब ये समझो इसके बवाल जो चल रहा होता है, ये 2-3 दिन तक तो उसके पास भटकता नहीं ज्योतिषी के। अब दिन बीतते आते इनके दिमाग में कचरी यही चल रही है कि यार उसने बोला था और वो हुआ, मेरे इतने प्रयास करने के बावजूद हुआ। और सबसे पहली बात तो ये होती है कि जिस घर को आप बचपन से जड़ते हो, जिस घर की दहलीज को आप बार बार क्रॉस करते हो, दिन में कई बार क्रॉस करते हो, उसकी सीढ़ी आपको याद नहीं रही, आपका पैर मूछ खा गया, क्योंकि आपने एक घर की सीढ़ी उतरने से रहना है, आपको वो सीढ़ी का ध्यान नहीं है, आपने जमीन समझा, अपना पैर रखते। ऐसा हो कैसे सकता, बट हो गया। और उसके बाद ऐसे कोइंसिडेंस बने कि यार आप ट्रेन को नहीं पकड़ पाओ, कानपुर नहीं जा पाए,
तो उसके दिमाग में ये तो था कि यार मैं किस मुंह से मिलूंगा। दूसरा डाउट ये था कि यार अगर ज्योतिष सच में इतनी पावरफुल है कि क्या वो किसी का भविष्य देख सकती है। और आप लोग, मैं भी यही सोच रहे थे जब मैं देख रहा था, स्टोरी को पढ़ रहा था कि यार क्या सच में ज्योतिष इतनी पावरफुल है। इतने सारे डाउट्स के साथ ये जो है ना अपने दिमाग में सोच रहा होता है। अब वो ये कि तुम यार अगर सच में किसी चीज़ के प्रति तुम हो ना सतर्क या कहो तो ज़्यादा सोच है या उसके प्रति डेडिकेटेड हो। अच्छा भले इसका मन था हराने का उस ज्योतिषी को, बट कहीं ना कहीं ये खुद हार गया है, दिमाग में चल रही है। फिर भी ये एक दिन थक हार के कहता है कि ठीक, मैं ऐसे हार कर बैठूंगा तो नहीं, मैं एटलीस्ट हार का सामना फेस टू फेस करूँगा। उसी ज्योतिषी के पास वापस जाता है और उनसे हाथ जोड़कर क्षमा लेता। अब वो जो ज्योतिषी होते हैं ना उनका रिएक्शन लेता। जब ये उनके गेट पर पहुँच कर हाथ जोड़ ही रहा होता है ना, ज्योतिषी हंसते हुए आता है और इससे बस क्या पूछता, क्या हुआ बेटा, पहुँच गए कानपुर? वो इससे आकर हंसी में पूछता है कि क्या हुआ बेटा, उस दिन पहुँच गए थे कानपुर? और ये बच्चा हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मैंने आपसे सतर्क लगाई। तो उनके पैर छूकर उनसे बोलता है कि ज्योतिष की मेरे को ऐसे निंदा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष इतना ताकतवर है ये मेरे को नहीं पता था। क्या आप मुझे ज्योतिष की शिक्षा दोगे जिससे कि मैं भी इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देख पाऊँ, समझ पाऊँ? ज्योतिषी पता है क्या बोलता है, जिस दिन तुम आए थे ना उस दिन मैंने तुम्हारी कुंडली देखी थी और कुंडली में तुम्हारे तमस था। और ज्योतिष एक सात्विक विद्या है जिसके लिए सात्विक प्रवृत्ति होनी जरूरी है। प्रवृत्ति देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सतोगुण, रजोगुण और तमगुण 3 गुण होते हैं। इनमें जो सबसे बेस्ट होता है ना, या कहो कि जो अच्छा माना जाता है, वो होता है सतोगुण, जिसको आप ईश्वरीय सत्यों से भी जोड़ते। ज्योतिष एक वेद का ही अंग, वेदांगों में आता है ज्योतिष। सतोगुण से मतलब है आपका ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी, आपका लोगों का परोपकार करने का है जो भाव है वो ज़्यादा मन में हुआ। आपके अंदर ईर्ष्या, जलन, इस टाइप की प्रवृत्तियाँ बहुत कम होंगी या फिर ना होगी। मतलब जो एक श्रेष्ठ पुरुष के जो गुण बोले जाते हैं आपके अंदर वो होते हैं। भाई साहब के अंदर था तमस थोड़ा सा इससे कम लेवल वाला होता, मतलब नीची श्रेणी में आता। तमस इसके अंदर है, तो तमस का क्या उपयोग हुआ ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करते हुए बस इतना बताना चाहूँगा। ज्योतिषी इसको बोलता है कि मैंने तुम्हारी कुंडली देखी थी, उसमें तुम्हारी प्रवृत्ति तमस निकली थी और ज्योतिष सतोगुण प्रवृत्ति का है, तो तुम्हारे लिए ज्योतिष बनी हुई है। बच्चियों को सुन के बड़ा दुख होता है। वो पैर पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, मुझे पता है जब आप इतना जानकार हो तो आप मेरे को सिखा सकते हो, और सीखने वाले के लिए तो कोई ना कोई तरीका होता ही है। आप मेरे से जितनी मेहनत करो, आप मेरे से जो करवाना चाहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को ये सीखना है, मेरे को जानना है, और मैं इसलिए ही आपके पास आया हूँ। अब नॉर्थ में पता है ऐसे टाइम में व्यक्ति क्या होता है, वो पिघल जाता है कि यार बच्चा जिद कर रहा है और सीखने का भी इच्छा है, इसमें करने की भी ललक है, चलो इसे सिखाते हैं। और ज्योतिषी ना ब्लंट जिसे कहते हैं ना, एकदम टैड फेस के साथ होता, नहीं का मतलब नहीं होता, तुम्हारे अंदर तमस है, तुम्हें मैं ये विद्या नहीं सिखा सकता। होता यह है, अगर कोई भी देखो, तुमने अपने माँ बाप से या फिर किताबों में पढ़ा होगा या कहीं सुना होगा कि हमारे जो भारतवर्ष में ना बहुत सारी विद्याएं थी, मतलब एक से बढ़कर एक संजीवनी विद्या भी थी जो तुम रामायण में सुनते हो। इसके अलावा भी एक से एक औषधि थी। देखो रामायण के बाद में अगर हम महाभारत का लेते हैं तो महाभारत में ऐसा बोला जाता था कि युद्ध के कारण जो कट्टे फटते ना, भाई तुम युद्ध लड़ोगे, अब युद्ध में इतनी भीड़ होती है, इतनी सेना होती है, आपस में लड़ रही है, तो ये थोड़ी है कि तुम्हारा सामना केवल सामने वाले से होता है, क्या पता पीछे वाले ने तुम्हारा बाहा काट दिया, फिर किसी का भाला तुम्हारे हाथ के उधर से निकल जाता है, कान कट दिया या माथे पे कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है युद्ध में।
तो युद्ध में इतनी ज़्यादा जख्म होते थे, तब भी ये बोला जाता उस समय के वैद्यों को ऐसे ऐसी जड़ी बूटियों का पता था कि एक रात में वो घाव को भर देती थी और इंसान को इतना ताकतवर बना देती थी कि वो अगले दिन युद्ध कर पाए। और युद्ध करने का मतलब होता है उसमें इतनी ताकत आ पाए कि वो लड़ पाए और उसके जो घाव हैं वो खुले नहीं। ये कोई कम नहीं है, आज के टाइम में भी इस टाइप का कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है कि किसी के अगर ऐसे कट लगा है वो एक रात में इतना रिपेयर हो जाए कि वो अपने हाथ से किसी को कुछ भी कर पाए, मतलब युद्ध लड़ पाए। तलवार तो तलवार या भाले से भाले लड़े, कितना उसमें ताकत लगा, कितना प्रेशर आएगा उस कटे हुए भाग पर या फिर उस टूटे हुए हड्डी पर या कुछ। अच्छा, टूटी हुई हड्डी से मैं आपको बताऊँगा, मैंने बोला है इतना बड़ा पॉइंट, ये कोई बेबुनियादी नहीं है। एक औषधि होती है हरजोवी, अभी के टाइम में भी आपको मिल जाएगी अगर आप असली वैद्य के पास जाओ। आपका पैर टूट गया हो या फिर कोई बाल आ गए, बोलते ना हड्डी में बाल आ गया, या मूंछ बहुत बड़े लेवल की आ गई, या कुल मिला के हड्डी कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, अगर हड्डी का है, हरजोड़ी औषधि एक मात्रा में दी जाती है, उसको एक लेने का तरीका होता है। भाई देखो ये वीडियो में ऐसा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मात्रा का। जिसको ज़रूरत है वैद्य से मिलो और श्रेष्ठ वैद्य से मिलो। हरजोड़ी दी जाती है और वो हरजोड़ी की खासियत ये होती है, जैसे कि इसका नाम है हरजोड़ी, हड्डी जोड़ी भी बोल देते हैं कई जगह पर, कुछ और भी नाम हो सकता है इसका, हमारे यहाँ पर हरजोड़ी बोलते हैं। हरजोड़ी दी जाती है आपकी वो टूटी हुई हड्डी को ना बहुत जल्दी वो रिपेयर कर देती है। एक दवाई से उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। टूटी हुई हड्डी को बहुत तेजी से रिपेयर कर देती हो। ये एक एग्जांपल दिया, इसमें एक दूसरा एग्जांपल दे दूंगा मैं। ये पूरा मतलब स्टोरी को कंक्लूड करने के लिए बोल रहा हूँ। दूसरा एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, मेरे ताऊ जी हैं, उनके पिताजी वैद्य रहे थे, ताऊ जी ने मेरे को बताया। देखो आज के टाइम में ना डिलीवरी जो होती है वो होती है आपकी सिजेरियन, बोलते हैं ना ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन, ऑपरेशन से डिलीवरी। तो हमारे ताऊ जी बताते हैं कि उनके पिताजी ने उनको कभी बताया होता कि बेटा अगर नॉर्मल डिलीवरी करवानी हो और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो, मतलब कुछ ना कुछ समस्या आ रही हो, आप जो देखो हमारे यहाँ बोलते हैं उसको कुत्ता, उसका असलियत में कुछ और नाम होता है ना, एक जड़ी होती है और उसके पैर में बहुत छोटे छोटे बीज से होते हैं। अगर आपकी पैंट वैसी है ना, थोड़ी भी मतलब रोए वाली, या पजामा आपने पहना हुआ है, आप उस जड़ी बूटी के पास से निकलोगे वो आपकी पैंट पे कट जाते हैं, इसलिए उसको कुत्ता होता है। ऐसे 2 दाने से होते हैं उसके बीजों पर, मेरे को एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा अभी के टाइम। उस जड़ी बूटी की छाल को, मतलब जो जड़ जो होती है ना, उस जड़ी बूटी की जड़ को आप कमर पर बांध रही हो जिस टाइम आपकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। 5 मिनट में सर, देखो मैं ट्राई करने के लिए नहीं बोलूँगा, ये वैद्य की सलाह में करना डायरेक्ट ऐसे नहीं है, ये मैं केवल प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ। भाई पहले वैद्य से मिलो, किसी भी टाइप की मैं प्रूफ नहीं करना चाहूँगा, वैद्य से मिलो, ये मैं केवल जानकारी के लिए बोलूँ। तो ताऊ जी को जब ये था तो उन्होंने, उनकी जब बेटे की शादी होती है तो बहू के साथ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे और उनको ये वाली चीज़ याद आती है। वो अपना लेकर आते हैं, बहू से, डॉक्टर से और अपने बेटे, तीनों से परमिशन लेते हैं कि क्या अगर आप सहमत हैं तब मैं इसका प्रयोग करूँ। पूछा जाता है कि वे किस बेसिस पे, बोलते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा पिताजी का मैसेज रहा, मेरे पिता गायब थे। और फाइनली उनको परमिशन मिलती है, घर वाले बोलते हैं ठीक है फिर जो आपका इच्छा है कीजिए। डॉक्टर अपना काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि डॉक्टर बोल के मना करता है आप किस चक्करों में पड़ रहा हो अपना करो, बट वो बोलते कि नहीं आपका जो प्रोसेस करना है ना आप करो, मैं आपके प्रोसेस में नहीं लूँगा। मतलब डॉक्टर के प्रोसेस में वो बाधा नहीं डालता है, डॉक्टर का बोलते हैं आपको जो करना है वो करो, वो जड़ वो उसको पेट से बांध देते हैं और कुछ टाइम बाद डिलीवरी नॉर्मल हो जाती। देखो मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहूँगा इस टाइप की चीज़ें, बट दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स पॉसिबल। आयुर्वेद में बहुत बहुत
बेहतरीन चीज़ें पड़ी हुई यार, इसका ठिकाना नहीं है। राजीव दीक्षित जो व्यक्ति हैं भाई, उन्होंने कितनी बेहतरीन चीज़ें मतलब से कहते हैं ना लोगों के सामने लाई थी। वो अभी भी हमारे बहुत बेहतरीन वैद है। इतना जो मैंने रामायण बताई है ना, वो बस 2 अभी लेटेस्ट की, मतलब जो अभी भी आप ढूंढ मिला तो वो वाली चीज़ें बताई हुई मैंने। ये इससे भी ज़्यादा छुपे हुए राज कितने ज़्यादा उनमें जो विलुप्त हो गए, उसका पता रीज़न क्या था? जो ये अभी मतलब जो ज्योतिषी दे रहा है उस बच्चे को कि बेटा तुम्हारे अंदर तमस गुण है, इसलिए मैं तुम्हें कोई सात्विक प्रक्रिया या सात्विक ज्ञान नहीं सिखाऊंगा। भारत में परंपरा रही है कि चाहे ज्ञान नष्ट क्यों ना हो जाए, बट गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जाएगा। गलत व्यक्ति के हाथ में देने से उसका दुरुपयोग होगा। वो जो शक्ति हमारे ऋषि मुनियों ने या जो ज्ञान निकाला था, वो गलत हाथों में पड़कर बर्बादी ही लाएगा। इसलिए मना करा जाता है। तो अभी के टाइम में अगर आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो बच्चा बोल रहा था, वो इतना पैर पड़ा हुआ, और क्योंकि वो शर्त लगा के गया, और जो शर्त लगा के गया व्यक्ति, उसके ये जो होना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसको ईगो आ रहा होता है, अहंकार भी आ रहा होता है, यार मैंने एक तो इसके पैर छुए, इसको मतलब पैर पकड़े हुए मैं इससे विनती कर रहा हूँ, तब भी ये बनता मेरे से मना कर रहा है। उठता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। इसके आगे उस बच्चे की इच्छा अभी भी खत्म नहीं हुई है। भूत, भविष्य और खासकर भविष्य जानने की इच्छा उसकी अभी भी बाकी है। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि वो बच्चा आगे क्या करता है। और हाँ, अभी के लिए मैं इतना ही डिस्क्लोज करना चाहूँगा, वो व्यक्ति ज्योतिष नहीं सीखता, वो बच्चा बनता है तांत्रिक। जी हाँ, तो इसकी स्टोरी अगर आपका आगे सुनने का मन हो, कमेंट जरूर ना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।